क्योंकि अगर आप देखें तो एससीओ जो है ये चाइना अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान को भी इसीलिए इंक्लूड किया गया है। अगर इसमें भी आप ये समझने की कोशिश कीजिए, चाइना और रशिया वैसे आपस में दोस्त दिखाई देते हैं, लेकिन इनका भी इंटरेस्ट जो है क्लैश होता है। चाइना चाहता है अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो ये मिडिल एशियन कंट्रीज है, मिडिल एशियन कंट्रीज जिसमें आपकी कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो 5 देश हैं, इनके साथ जो है कनेक्टिविटी बढ़ाए। तो चाइना का तो मेन एम ये है। रशिया का मेन एम ये है कि ये जो 5 कंट्रीज हैं, ये रशिया की बैकयार्ड है। रशिया नहीं चाहता कि यहाँ पे किसी भी किस्म का चाइना का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो। तो मेरा मानना यह है कि जहां तक भारत का सवाल है, भारत एससीओ को ज्यादा तवज्जो नहीं देता और आगे आने वाले समय में भी नहीं देगा। गोवा में भी आपने देखा, आपने जो है अब अस्ताना में हो रहा है, कल पाकिस्तान में होगा। और पाकिस्तान में तो मोदी जी का जाने का कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ तो फिर भी जयशंकर जी को भेज दिया था, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में तो किसी राज्य मंत्री को भेज दिया जाएगा और हो सकता है कि फॉरेन सेक्रेटरी को भेज दे। तो मेरे लिए नहीं लगता कि भारत के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो रशिया का ब्लॉक है, उसमें ईरान, रशिया, बेलारूस है। दूसरी तरफ चाइना का अपना ब्लॉक है जिसमें वो पाकिस्तान को ले आया। तो ये जो सारा एससीओ बनाया जा रहा है, ये वेस्टर्न के जो पावर है उसके बरखिलाफ बनाया जा रहा है। ऑल दो ये मिलिट्री अलायंस इसमें नहीं है, लेकिन अगर आप देखो जिस तरीके से इसमें कंट्रीज को ऐड किया जा रहा है, तो ये वेस्टर्न पावर को काउंटर करने के लिए जा रहा है। तो इसमें हमारा इतना ज्यादा कोई, हमको नहीं लगता कि हमको इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए एससीओ की। और खास तौर पर इसलिए नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये चाइना के इनिशिएटिव पे चलाया गया है। और रशिया के साथ जहां तक हमारा ताल्लुक है, रशिया के साथ तो हमारे बायलैटरल रिलेशंस पहले ही बहुत अच्छे हैं। मोदी जी इस महीने के आखिर में वहां पे जा रहे हैं, तो हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए कि जिससे हम रशिया के साथ बातचीत कर सकें। रशिया हमारा पुराना दोस्त है और हमेशा ही रहेगा। तो हमें एससीओ की जरूरत नहीं है रशिया के साथ वन ऑन वन होने की। तो मुझे नहीं लगता कि हमको ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, और ना हम देंगे। और पाकिस्तान तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता मोदी जी का। राजीव जी। पाकिस्तान जाने का मोदी जी का सवाल पैदा नहीं होता है। हिमांशु भट्ट सर को मैं ले लेता हूं इस जानकारी में। हिमांशु भट्ट सर, पाकिस्तान बुलाने को तो तैयार है, खैर भारत इसका सदस्य है और भारत की तरफ से कोई ना कोई तो प्रतिनिधित्व करेगा ही, नहीं तो प्रतिनिधित्व ना होने की स्थिति में अपना एजेंडा इस समिट के जरिए पास होगा, उसमें अपने टर्म्स रख दिए जाएंगे। पाकिस्तान चाहता क्या है? क्योंकि पाकिस्तान के पास ये मौका है कि वो मेजबान का रोल अदा करे। क्या पाकिस्तान अक्टूबर में होने वाली इस समिट के जरिए खुद पर लगे हुए दाग धब्बों को धोने की कोशिश करेगा, जिसके चलते वो ग्रे लिस्ट में है, एफएटीएफ में, जिसके चलते वो वर्ल्ड में एक तरीके से आतंक के एक प्रोडक्ट करने वाले देश के रूप में जाना जाता है? क्या वो दाग धोने की कोशिश करेगा? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि वहां में प्रतिनिधित्व करना, उसके लिए फिजिकली जाना जरूरी नहीं होता। वो तो वर्चुअली भी आजकल तो प्रतिनिधित्व हो जाता है। तो भारत ये रास्ता भी अपना सकता है कि वर्चुअली जयशंकर जी वो समिट में हाजिर रहेंगे, ये भी हो सकता है। और दूसरी बात, जहां तक पाकिस्तान की बात है, देखो, पाकिस्तान के लिए अब सर्वाइवल, जिसको कहते हैं ना, अस्तित्व के अगले 2-4 साल बचे। अभी उनको एक राष्ट्र की तहत अगर विश्व के पटल के ऊपर जीवित रहना है, तो उनको बाकी काफी देशों से अपने रिश्ते नॉर्मल करने पड़ेंगे। उनकी इकोनॉमिक हालत जो आज बहुत खस्ता है, उसको सुधारने के लिए उनको काफी देशों की जरूरत पड़ेगी। और पड़ोसी से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता, वो सोचते हैं। इसी वजह से वो भारत से ट्रेड कर लो की बात करते हैं। अभी देखिए, आप जो बात कर रहे हैं अक्टूबर की, मेरी समझ में ये आता है कि भैया आज तो जुलाई है, अगस्त और सितंबर 2 महीने विश्व वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के अंदर बहुत महत्व के हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं, एक तरफ यूरोप के अंदर अलग अलग सरकारें बन रही, खाली यूके को छोड़ के हर जगह पर राइट विंग गवर्नमेंट है। दूसरी तरफ, जैसे मेरे साथी ने बताया, बहुत सही बताया, एससीओ को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती क्योंकि हम G20 में, भारत G20 में है, भारत क्वाड में है, भारत यूएन में भी है।
हाँ, एक बात है कि एससीओ को एक ऐसे रीजनल फोरम की तरफ देखा जाता है जहां पे भारत के लिए और भारत के साथियों के लिए सेंट्रल एशिया में जाने आने का रास्ता, ट्रेड का रास्ता अच्छी तरह खुल सकता है। और यहीं पर एससीओ में एक वर्चुअली भारत का कोई मंत्री प्रतिनिधित्व करे तो मुझे तो ताज्जुब नहीं होता। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान तो बूम मारता रहे कि हमें भारत से ट्रेड बाहर करना है, मगर हमारी तो बड़ी स्पष्ट नीति है, पहले टेररिज्म बंद करो, हमें जो चाहिए, जो टेररिस्ट हमें चाहिए वो हमें वापस दो, उसके बाद हम बात करेंगे आपसे। तो भारत तो बात करने नहीं जा रहा। ऐसी स्थिति के अंदर, ऐसे मल्टीलैटरल फोरम में पाकिस्तान के लिए भारत के ऊपर दबाव डालने के लिए कुछ बचता नहीं, ये मेरा मानना है। ये आपका मानना है कि इस तरीके की स्थिति यहाँ पर पैदा हो रही है। लेकिन कर्नल सिरोही, भारत जैसे अभी हिमांशु सर ने कहा इस बात को कि इस बार जो अस्थाना में बैठक हुई, कभी इसका लीड करने का जो जिम्मेदारी थी या फ्रंट फेस चीन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे हालात बदले। अब करीब 9 देश हैं इसके संगठन में, ईरान को मिलाकर, जिसे 2022 में इसकी मेंबरशिप दे दी गई। इसमें इस बार रूस की ज्यादा चली है। तो क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री अस्थाना की बैठक से दूर रहे और 8 और 9 जुलाई को रूस जा रहे हैं, जिससे कि वहां व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलकर इस बैठक की कमी दूर कर लें और अपने संबंधों को उसी जगह पर बनाए रखें? यानी एक तरह से माना जा सकता है कि एससीओ को साइडलाइन भी कर रहा है भारत। जो हिमांशु जी ने कहा है और जो आप कह रहे हो, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं। जो अभी यहाँ पे जो अस्थाना में जो एससीओ की बैठक हुई, उसमें मोदी जी नहीं गए, उसका बेसिक रीजन सिर्फ चीन को डिस्प्लेजर शो करना था, नंबर 1। नंबर 2, हमें यह भी पता है कि रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, पहले भी अच्छे थे, अब भी अच्छे और आगे भी अच्छे। रशिया को जितनी हमको रशिया को जरूरत है, उतनी मेरे को लगता है कि रशिया को हमारी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनको तेल बेचना है और इंडिया जो है सबसे ज्यादा तेल उनसे खरीद रहा है। अब जो कोयला है जो साइबेरिया से अभी अभी 2 ट्रेन भेजी है और आगे भी कोयला आएगा, वो भी इंडिया ही खरीद रहा है। पाकिस्तान क्या दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता। तो ये तो रशिया को भी पता है। और आज के दिन मैं आपको बता दूं, ग्लोबली इंडिया का स्टैंड वो है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रशिया हो, हमको उनकी जरूरत है, सही है, लेकिन उनको हमारी ज्यादा जरूरत है, चाहे वो अमेरिका है चाहे रशिया है। तो इसलिए हिंदुस्तान भारत के साथ कोई भी देश बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेगा। तो अब ये जो 9-10 जुलाई को जो रशिया जा रहे हैं मोदी जी, वो हमारे बायलैटरल रिलेशंस, और हमारे बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, हमें मल्टीलैटरल रिलेशंस की या मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। हमारे बायलैटरल रिलेशंस भी अच्छे हैं कि जो भी हमारा आपस में अगर मतभेद भी कोई है या कोई प्रॉब्लम है, उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। और ये चाइना को जो है, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे कि रशिया की भूमिका इस एससीओ समिट में ज्यादा रही है, क्योंकि ये जो 5 देश मैंने आपको जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, वो जो है रशिया के बैकयार्ड में है और ये सारे के सारे एक समय में रूस का हिस्सा होते थे। अभी सबको पता है कि चीन का अपना निजी स्वार्थ है, चीन का कोई एससीओ का मतलब नहीं है, उसको एससीओ को बढ़ाने की नहीं है, उनका सिर्फ अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। जी, आप एकदम मुद्दे पर आए। ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन का है, इसमें बाकी सब भारत के अलावा कर्नल सिरोही हिस्सा है, केवल भारत नहीं है। क्या ये भी एक दिमाग में हो सकता है आगे आने वाले इनविटेशन में, या अभी अस्थाना में जो बैठक हुई, मैं पाकिस्तान को लेकर जानना चाहूंगा खास तौर पर, क्या ये चीजें हो सकती हैं दिमाग में प्रधानमंत्री मोदी या भारत सरकार के? कर्नल सिरोही। बिल्कुल नहीं जी, मैं बता रहा हूं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिन जिन देशों ने चाइना के साथ किया है, उनका सबका दिवाला निकल गया। आप देखो, $62 बिलियन चाइना ने पाकिस्तान में पिछले 10-11 साल में इन्वेस्ट किए हैं और कमाया गया है 54 भी नहीं मिली उनको आज तक। तो ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये भारत कभी भी इसका हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे लिए जो बाकी जो चीजें हैं, आप देखो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो हमको ईरान से लेके सेंट्रल एशियन कंट्रीज और रशिया तक जोड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इंडियन ये जो आईमैक का जो प्रस्ताव रखा गया था, उसमें भारत से लेके यूरोपियन कंट्रीज तक जोड़ता है, तो हमको किसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जरूरत ही नहीं है। हम इसमें कभी भी इन्विटेशन भी आएगा तो हम कभी भी इसको, मेरे को नहीं लगता, एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये चाइना की इनिशिएटिव है
और हम कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे चाइना को फायदा हो। और चाइना और पाकिस्तान ने भारत की आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए भी पीओके जो पाकिस्तान के कब्जे में, वहां से सीपीईसी निकालने का सारा काम किया। भारत ने कई सारे एतराज रखे, भारत ने कहा यह जमीन उसकी है, अनाधिकृत रूप से पाकिस्तान के पास है, लेकिन चीन आगे बढ़ता रहा। तो इस संगठन में रहते हुए भी चीन पाकिस्तान वो फैसले करते रहे जो फैसले में यह माना जा सकता था कि वो शांत रह सकते थे, भले मुद्दा विवादित रहता कुछ दिनों तक, लेकिन उन्होंने इसमें आगे बढ़े। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात है। खैर, हिमांशु सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु सर, अधिकारी तो ये कहेंगे कि इस बार संसद का सत्र था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें व्यस्त थे, लिहाजा प्रधानमंत्री वहां नहीं जा पाए। लेकिन अगर हम इतिहास देखें तो पहले ऐसा हुआ है जब संसद सत्र चल रहे हैं और प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर गए हैं। क्या एससीओ की जो भूमिका, जो पश्चिम विरोधी लगातार मानी जाती रही थी, और भारत की वर्तमान सरकार पश्चिम के रूप में अमेरिका को एक मेजर एलाई के तौर पर देखती है, नजदीकी से समझती है, क्या ये बातें हैं दिमाग में जिसको चलते भारत धीरे धीरे दूरी बना रहा है और आगे आने वाले अक्टूबर को भी शायद वही तस्वीर सामने आए? हिमांशु सर, आपको अनम्यूट कर ले। बैठा हुआ है। जी जी, आ गई आवाज। ये बात बराबर समझिए, भारत रशिया से कभी इससे दुश्मनी नहीं बोल रही यूएस की वजह से, और यूएस से रशिया की वजह से दुश्मनी नहीं बोल रही। हम चाहते हैं नए विश्व के अंदर मल्टीपोलर वर्ल्ड, जहां पर सत्ता के एक नहीं, जैसे कि अभी सुपर पावर यूएस है, एक नहीं मगर अनेक केंद्र हो। और उसी की बदौलत जैसे आप देखेंगे कि यूक्रेन वॉर के वक्त रशिया को सैंक्शन करने के लिए हम पे बहुत दबाव डाला गया भारत के ऊपर, यूएस द्वारा। भारत ने नहीं किया। आज आपको मैं बता दूं एक फिगर, आज भारत का जो क्रूड इंपोर्ट होता है ना, उसमें से 42%, 42% आज भी रशिया से आता है। और अभी अभी थोड़े दिनों पहले भारत और रशिया ने एक लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन किया। ये एक ऐसी संधि है जिसकी बदौलत हमें आर्कटिक में रशिया के जितने बेसिस है उसका एक्सेस मिलेगा। अब हिमांशु सर, शॉर्ट में मुझे बताएं, समय नहीं है मेरे पास, मुझे ये बताएं पाकिस्तान इस बैठक से क्या हासिल करना चाहेगा, और क्या इस बात के संकेत मिल रहे हैं पुख्ता कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार पाकिस्तान नहीं जाने वाले? देखिए, पाकिस्तान तो चाहेगा कि उनकी थोड़ी रिस्पेक्टेबिलिटी बढ़े अंतरराष्ट्रीय विश्व, उसके लिए इसके प्रयास है। और भारत कतई डेफिनेटली विल नॉट गो टू एससीओ समिट हेल्ड बाय पाकिस्तान, वो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं। और मेरा तो यह मानना है कि जयशंकर जी भी नहीं, जयशंकर जी अगर जुड़ेंगे तो वो विदेश मंत्रियों के वो जो बैठक होगी उसके अंदर वर्चुअली जुड़ेंगे, उससे ज्यादा एससीओ में कोई पार्टी। कर्नल सिरोही, इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, संक्षेप में आप भी बता दीजिए, क्या वाकई डॉक्टर एस जयशंकर जुड़ सकते हैं, और जुड़ सकते हैं तो वर्चुअली भारत पाकिस्तान को साइडलाइन भी कर पाएगा और एससीओ समिट में भी शामिल हो जाएगा? फिर देखिए, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, भारत जो है, पहली बात तो या तो वर्चुअल होगा, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी वर्चुअली ज्वाइन करेंगे, या अगर पाकिस्तान को और अगर आईना दिखाना है तो अगर मेरा मानना हो तो मैं किसी राज्य मंत्री को भेज दूंगा, मैं विदेश मंत्री को भी नहीं भेजूंगा, क्योंकि उनकी लेवल ही वो। और जब तक उनको उसी लैंग्वेज में ना समझाया जाए जिस लैंग्वेज में उनको समझ में आता है, तब तक उन्हें समझ में नहीं आएगा। ना उनको 70 साल हो गए, उनको आज तक समझ में नहीं आया, तो उनको समझाने का यही तरीका है। हम बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, हमको प्राइम मिनिस्टर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, विदेश मंत्री भी नहीं जाना चाहिए, राज्य मंत्री जाना चाहिए। और शायद यही आईना दिखाने के लिए काफी दमदार चीज होगी। पाकिस्तान तो कोशिश ये कर रहा है कि अपने दाग धो ले इस एससीओ समिट के जरिए, और गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म में दुनिया को उलझा के रख ले। लेकिन भारत सरकार भी समय आने पर शायद सही फैसला इस बारे में लेगी। बहुत धन्यवाद हिमांशु सर आपका, कर्नल सिरोही आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बढ़ेंगे आगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बड़ी खबर के सह